नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर चौधरी, लेक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जैविक खेती, और जैविक खेती के अंदर टॉपिक है अपना जीवांश खाद या कार्बनिक खाद। जीवांश खाद या कार्बनिक खाद किसे कहते हैं? जो जीवों से प्राप्त होते हैं वो अंश जीवांश खाद कहलाते हैं, या अपन कह सकते हैं ऐसी खादें जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती हैं, उसे क्या कहते हैं? जीवांश खाद कहते हैं। नेक्स्ट अगले शब्दों में मैं बात करूं कि जीवांश खाद में अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं आज। जीवांश खाद किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रकार की जीवांश खादें होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, उनकी बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, तथा फसलों में कितनी मात्रा में और कब प्रयोग की जाती हैं, इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों पहले अपन लेते हैं जीवांश खाद या कार्बनिक खाद की डेफिनेशन। किसे कहते हैं? वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, जीवांश खाद के नाम से जाना जाता है। जीवांश जो शब्द दे रखा है इसमें, जीवांश, इसका मतलब जीव धन अंश, मतलब शब्द कह रहा है जीवों का अंश ही क्या है? जीवांश है। नेक्स्ट अपन बात करें, आगे दे रखा है खाद। तो खाद क्या है? खाद एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो खाद्य शब्द से बना है, और खाद्य शब्द का अर्थ होता है भोजन, मतलब एक संतुलित भोजन। पौधों के लिए खाद एक क्या है? संतुलित भोजन है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवांश खाद जैविक खेती में बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखता है। जीवांश खाद मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थूल कार्बनिक खादें, दूसरी सांद्रित कार्बनिक खादें। स्थूल कार्बनिक खादें किसे कहते हैं? वे खाद जिनमें पोषक तत्व की मात्रा कम तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, स्थूल कार्बनिक खाद के नाम से जानी जाती है। इनके उदाहरण देखिए कौन कौन सी हैं, जैसे कि गोबर की खाद या FIM, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, चिड़ियों की बीट, गंदे नालों की खाद, ये सारे किस में आते हैं? स्थूल कार्बनिक खाद के उदाहरण हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, चिड़ियों की बीट और गंदे नालों की खाद। दोस्तों ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? स्थूल कार्बनिक खाद के। नेक्स्ट अपन बात करें कि सांद्रित कार्बनिक खाद किसे कहते हैं, या कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से बोलते हैं इनको। वे कार्बनिक खादें जिनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक लेकिन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सांद्रित कार्बनिक खाद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके उदाहरण देखिए आप, खलियां, जितनी भी केक्स होती हैं, जैसे सरसों का तेल निकालने के बाद पीछे जो मटेरियल बचता है उसको खली कहते हैं। बिनोले के खली, जैसे तेल निकालने के बाद में जो प्रोडक्ट बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? खली के नाम से बोला जाता है। इसी प्रकार से नीम की खली, अरंडे की खली, करंज की खली, अलग अलग प्रकार की केक्स होती हैं, खलियां होती हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है? सांद्रित कार्बनिक खाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनको तेल निकालने के बाद में खेत के अंदर डाला जाता है और खेत में इनसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे बात करें हड्डी का चूरा। पशु की मृत्यु के बाद में जब हड्डियां बचती हैं तो उन हड्डियों के अंदर फास्फोरस तथा कैल्शियम पाया जाता है। इन हड्डियों का चूरा बनाकर अपन खेत में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें सूखा रक्त, मछली की खाद। सूखा रक्त जैसे जो बुचड़ खाने वाली जगह होते हैं जहाँ पर पशु ज़्यादा संख्या में काटे जाते हैं मांस प्राप्ति के लिए, वहाँ पर ब्लड बह के निकलता है, वो ब्लड थोड़े दिन बाद में जम जाता है वहाँ पर, उसको उठा के खेत में डाल लो, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथ साथ में मछली की खादों की जहाँ तक बात करें कि मछली के जो अवशेष, अंडे वगैरह तथा शरीर के अवशेष, उनको मृत होने के बाद में जो बचते हैं वो खाद के रूप में अपन खेत में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन कि जो जैविक खाद हैं वो कौन कौन सी हैं। आपके सामने एक चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो जैविक खादें हैं उनके आपके सामने ये डेमो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है और उधर क्या है? कंपोस्ट है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये हरी खाद आपने देखा होगा, जिसका नाम सुना होगा कि फसलों को हरी अवस्था में काटकर जब फूल आते हैं मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हरी खाद के नाम से जाना जाता है। या क्या करते हैं, जैसे एक खेत में फसल उगा लेते हैं अपन और दूसरे खेत में लाकर उसको मिट्टी में दबा देते हैं, उसे भी क्या कहते हैं? हरी खाद के नाम से जाना जाता है। हरी खाद जो होती है कार्बनिक खाद, उसका मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है?
जो कार्बनिक खादें होती हैं उनका मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए दोस्तों। मृदा की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था और एक जैविक अवस्था। तीनों पे अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं कार्बनिक खादों के या जीवांश खादों के, जिसमें पहली अवस्था कौन सी है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के अंदर दोस्तों कौन कौन से गुण आते हैं? भौतिक अवस्था के अंदर जैसे कि मृदा संरचना, दूसरा है मृदा कणाकार, तीसरा है मृदा वायु संचार, जल धारण क्षमता, इसके बाद में बात करें अपर्धन, जलाक्रांति, जड़ों का विकास, ये सारे मृदा की भौतिक अवस्थाएं हैं। जैसे कि मृदा संरचना, अगर मृदा के अंदर आप कार्बनिक खाद डालोगे तो क्या होगा? मृदा संरचना में सुधार होगा। जो बलुई मृदाएं हैं उनमें दानेदार संरचना उत्पन्न होगी, गोल संरचना उत्पन्न होगी, जिससे मृदा की संरचना सुधरेगी। मृदा की जब संरचना सुधरती है तो उसमें साथ साथ मृदा की उर्वरा क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। दूसरी बात करें कणाकार, जो मृदा के कणाकार होगा वो एक सुव्यवस्थित सुगठित रूप में विकसित होगा। साथ साथ में मृदा कण आपस में सुगठितता के साथ चिपके रहेंगे, जिससे मृदा अपर्दन की समस्या भी दोस्तों कम रहेगी। इसके बाद में मृदा में कार्बनिक खाद डालने से वायु संचार तथा जल संचार बढ़ता है। जल निकास की समस्या से भी अपने को छुटकारा मिल जाता है, एक अच्छा जल निकास होता है। साथ साथ में अगर भूमि में अनावश्यक जल उपलब्ध है तो वो इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से या अंतःसरण के माध्यम से नीचे वाले संस्तरों में चला जाता है। इसके साथ साथ में जब मृदा अपर्दन की समस्या रहती है, मृदा अपर्दन क्या है दोस्तों? जब मृदा कण अपने एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो उसे मृदा अपर्दन कहते हैं। तो ऐसी समस्या से भी अपने को छुटकारा मिल जाता है। इसलिए मृदा की अगर उर्वरा शक्ति को बचाना है, भौतिक क्षमता को बढ़ाना है, तो मृदा में जीवांश खाद डालना बहुत जरूरी है। आगे अपन बात करते हैं कि मृदा की रासायनिक क्षमता में कैसे चेंजिंग करता है। मृदा की रासायनिक क्षमता में जैसे कि पहले बात करें अपन पीएच की, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन साइंस। पीएच मृदा की वह इकाई है जो मृदा में अम्लीयता तथा क्षारीयता का निर्धारण करती है। जब मृदा में लवणीयता और क्षारीयता अम्लीयता की समस्या पैदा होती है तो ये केवल पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। पीएच के माध्यम से ही इनको ठीक किया जा सकता है। तो कार्बनिक खाद डालने से मृदा के पीएच में सुधार होता है। आगे अपन दोस्तों बात करते हैं कि मृदा में जो विषैले रासायनिक पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं उन पदार्थों को भी जैविक खादों के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। मृदा में लवणीयता क्षारीयता की जो समस्या उत्पन्न होती है उन समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। और कई अविलेय लवण होते हैं जो मृदा में घुलनशील नहीं होते हैं, वह लवण भी जीवांश खाद की मदद से घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मृदा की रासायनिक दृष्टि से भी काफ़ी सुधार होता है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं कि मृदा की जैविक अवस्था में कैसे सुधार होता है। आपको पता है कि दोस्तों मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं बहुत अधिक संख्या में, जिसमें सबसे अधिक संख्या में जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद में एक्टिनोमाइसीटीज, कवक, शैवाल ऐसे पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का मुख्य कार्य कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना तथा पोषक तत्व उत्पन्न करना है। जब मृदा में पोषक तत्व ही नहीं होंगे तो क्या मृदा की उर्वरा शक्ति, उत्पादक शक्ति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो इन्हें कार्बनिक खाद डालने से मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। जब सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है तो मृदा के अंदर अपघटन और कार्बनिक पदार्थों का विघटन तेजी से होता है। जब मृदा में विघटन तेजी से रहेगा तो अमोनीकरण नाइट्रीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी? तेज होगी। जब अमोनीकरण नाइट्रीकरण की प्रक्रिया तेज होगी पौधे को आवश्यक रूप से पोषक तत्व मिलेंगे। साथ साथ में पौधे वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी तेजी से करते हैं। तो जीवांश खाद की इस प्रकार से भौतिक, रासायनिक और जैविक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों गोबर की खाद और गोबर की खाद के घटक। देखिए गोबर की खाद, इसे FIM के नाम से भी जाना जाता है, इसे फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों
प्राचीन काल से ही भारत देश के अंदर गोबर की खाद का काफ़ी प्रचलन रहा है। गोबर की खाद एक प्रकार से पूर्ण भोजन का कार्य करती है। इस खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पूर्ण रूप से उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि गोबर की खाद के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, गोबर की खाद जब बनती है तो उसके लिए गोबर, मूत्र और बिछावन तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? गोबर की खाद का अगर मुख्य रूप से संगठन देखा जाए तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी मात्रा में पाई जाती है? 0.50% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, 0.25% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और 0.50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, साथ साथ में जो गोबर है, गोबर का भी यही संगठन होता है। इसके साथ में अगर मूत्र का संगठन देखा जाए तो आपको बताऊं, पशु के मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है और उस यूरिया के अंदर 0.4 से 1.3% नाइट्रोजन की मात्रा मौजूद रहती है। दोस्तों, इस प्रकार से जो बिछावन, ये बिछावन क्या चीज़ होती है? देखो, जिस जगह पशु को बांधा जाता है उस जगह, जैसे मान लीजिए इस जगह पशु को बांध रहे हैं अपन, और जिस जगह पशु को अपन बांध रहे हैं वहाँ पर पशु का मूत्र, गोबर के कुछ अवशेष, चारे के कुछ अवशेष पड़ जाते हैं, उस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो जो ऊपर की सतह होती है मिट्टी की, 3 से 4 सेंटीमीटर की सतह, वो अपन उठा के और खेत में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं बिछावन। तो ये तीनों घटक मिलकर, गोबर, मूत्र और बिछावन मिलकर एक गोबर की खाद का निर्माण करते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन कि गोबर की खाद बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, अपन कैसे कैसे गोबर की खाद बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहली विधि है वर्तमान प्रचलित विधि, और ये वर्तमान प्रचलित विधि का चित्र आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर को एक खुले रूप के अंदर ऐसे ढेरी के रूप में डाल दिया जाता है, इसे कहते हैं वर्तमान प्रचलित विधि। देखिए दोस्तों, ये विधि सबसे दोषपूर्ण विधि है। पहली बात तो अपन करें कि ये विधि कैसी विधि है? दोषपूर्ण विधि है। इस विधि में अगर गोबर को आप खुले में इस प्रकार से डालेंगे तो गोबर में उपस्थित नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। या तो विनाइट्रीकरण हो जाएगा, या डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, या निक्षालन होकर नाइट्रोजन का क्या होगा? नुकसान होगा। साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या करते हैं, ज़्यादातर गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जैसे आप गोबर खुले के रूप में डालोगे तो आसपास में क्या हो जाता है? गोबर सूख जाता है, उनको ईंधन के रूप में लोग बाग प्रयोग कर लेते हैं। तो अपन इस विधि को इस प्रकार से दोषपूर्ण मानते हैं। और इसके साथ साथ खुले में अगर आप गोबर डालेंगे तो अन्य पोषक तत्वों का भी इसमें क्या होगा? नुकसान होगा। ये विधि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है, लेकिन क्या है? विधि दोषपूर्ण विधि है। इस प्रकार से कभी भी आप गोबर की खाद नहीं बनाएंगे। अपन बात करते हैं दूसरी विधि की, जिसका नाम है संशोधित गड्ढा विधि। इस विधि के अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों? एक गड्ढा तैयार करते हैं, जिस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई इस प्रकार से रखते हैं। गड्ढे की लंबाई दोस्तों 3 मीटर रख सकते हैं आप, चौड़ाई रखते हैं 2 मीटर तथा गहराई या ऊंचाई 1 मीटर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इस प्रकार से एक गड्ढे का निर्माण किया। यह गड्ढा एक पशु के लिए 1 साल के लिए पर्याप्त रहता है। अगर आपके पास घर में अगर एक ही पशु है तो उसके लिए यह गड्ढा पर्याप्त है, जिसका क्या लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा गहराई कितनी रही? इसकी 1 मीटर रही। दोस्तों, अगर अपने पास पशुओं की संख्या बढ़ रही है तो अपन गड्ढों की संख्या भी बढ़ाएंगे, ना कि गड्ढे की साइज को बढ़ाएंगे। गड्ढे की साइज को कभी नहीं बढ़ाया जाता, इसमें गड्ढों की संख्या को ही क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये एक गड्ढा एक पशु के लिए वर्ष भर के लिए क्या रहता है? पर्याप्त रहता है। इस गड्ढे में डेली गोबर डालते रहें। आप 5 से 6 महीने में देखेंगे तो गोबर की खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और एक पूर्ण बनी हुई खाद की पहचान क्या होगी? जब आपके सामने ये गोबर की खाद बनकर तैयार हो जाएगी तो उसका रंग भुरभुरा होगा,
आप हाथ में लेकर उसको देखेंगे तो आराम से अलग अलग घटक जो आपको पहले दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग घटक दिखाई नहीं देंगे, एक ही कंपोजिशन उसका सारा दिखाई देगा। साथ में उसमें किसी भी तरह की स्मेल या गंध नहीं आएगी। ये एक पूर्ण पकी हुई गोबर की खाद की पहचान है दोस्तों। अपन आगे बात करते हैं कौन सी विधि की। इस विधि को आप अगर चित्र के रूप में देखना चाहें तो दोस्तों ये देख सकते हो। इस प्रकार से अपन अलग अलग गड्ढे तैयार करते हैं और उसमें गोबर की फिलिंग की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं ट्रेंच विधि की। इस विधि में भी इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें एक खाई के रूप में, ट्रेंच के रूप में किया जाता है। जैसा कैसे 10 मीटर लंबी आपने एक खाई खोद ली और इस खाई की चौड़ाई आपने 1.5 मीटर रखी है तथा ऊंचाई इस खाई की भी कितनी रखोगे आप, 1 मीटर या गहराई 1 मीटर। दोस्तों चाहे से संशोधित गड्ढा विधि हो या ट्रेंच विधि हो, गोबर की खाई की गहराई या ऊंचाई 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 फीट से अधिक जाने पर सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज वगैरह अपगठन करने के लिए नीचे नहीं जा पाते। ये केवल 1 मीटर की गहराई या 3 फीट तक ही कार्य करते हैं। तो किसी भी विधि के अंदर 3 फीट से अधिक गहराई नहीं रखते हैं। आगे इस ट्रेंच के अंदर क्या करते हैं अपन दोस्तों, इस ट्रेंच में पहले अपन गोबर भरना स्टार्ट करते हैं। जब 3 महीने तक आधे ट्रेंच को अपन भर लेते हैं, उसके बाद इसको आप ऊपर से मिट्टी के लेप से बंद कर दें और साथ साथ फिर दूसरे हिस्से में गोबर भरना स्टार्ट करें गोबर की खाद बनने के लिए। क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तब ये जब तक फिलिंग होती है तो इधर वाली खाद अपनी बनकर तैयार हो जाती है, उसको आप फील्ड में काम में ले सकते हैं। दोस्तों गोबर की एक अच्छी सड़ी हुई खाद तैयार होने में 5 से 6 माह का समय लगता है, चाहे से कोई सी भी विधि हो। आगे बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं कंपोस्ट की। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है एक प्रकार की, और इसके अंदर क्या होता है, एक पूर्ण सड़ा हुआ कार्बनिक खाद कंपोस्ट कहलाता है। और इस प्रक्रिया को अपन कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रोसेस जो करते हैं अपन, इसको कंपोस्टिंग के नाम से अपन संबोधित करते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग प्रकार के फसल अवशेष, गोबर तथा अन्य जीवों के अवशेष मिश्रित होकर, डीकम्पोज होकर एक पूर्ण खाद का निर्माण करते हैं, जिसे कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आपने देखा होगा ये जैसे गड्ढा है, इस गड्ढे में अपने अलग अलग प्रकार के अवशेष डाले, पेड़ पौधों के डाले, गोबर मिट्टी मिश्रण डाला और उसके बाद में चित्र में आपके सामने इस प्रकार से कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया। दोस्तों तो पहली विधि अपन कंपोस्ट की पढ़ेंगे इंदौर विधि के बारे में, क्योंकि कंपोस्ट की 3 ही विधियाँ हैं, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि तथा नेडेफ विधि, और तीनों विधियों के बारे में अपन इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों इंदौर विधि कौन सी विधि होती है, कैसी होती है, क्या होती है, इसमें देखिए आप। इंदौर विधि का आविष्कार होवार्ड व यशवंत डीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इंदौर के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में रहने वाले वैज्ञानिक थे 2, होवार्ड व यशवंत डीवार्ड। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इंदौर विधि का आविष्कार किया है। और इस इंदौर विधि में किया क्या जाता है ये देखिए दोस्तों। इसमें पहली बात तो जो सामग्री अपन लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, लकड़ी की राख, गोबर, फसलों के अवशेष तथा अन्य सड़े गले अदर अवशेष भी इसके अंदर शामिल करते हैं दोस्तों। और इस खाद को तैयार करने के लिए एक गड्ढा तैयार किया जाता है। उस गड्ढे के अंदर क्या करते हैं, उसकी साइज़ देखिए दोस्तों। उसकी साइज़ अपन उसकी लंबाई रखते हैं 10 फीट, चौड़ाई रखते हैं 6 से 8 फीट तथा उसकी गहराई भी क्या 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार का अपन एक गड्ढा तैयार कर लिया। इस गड्ढे को भराई कैसे करें अपन, देखिए दोस्तों। इस गड्ढे की 3/4 भराई केवल 5 से 6 दिन में पूर्ण कर लेनी चाहिए। कितने दिन में? 5 से 6 दिन में पूर्ण कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो घास फूस या बिछावन की जो परतें होती हैं उनको नीचे आप डालेंगे, 20 से 25 सेंटीमीटर मोटी इंच के रूप में डालेंगे। साथ साथ में उसके बाद में 75 से 100 सेंटीमीटर की एक मोटी तह जिसमें गोबर तथा अन्य अवशेष डालेंगे आप। उसके बाद में छनी हुई थोड़ी रेत डालेंगे आप, जिसकी 5 से 6 इंच मोटी आपकी परत होनी चाहिए।
डाल दिया। डालने के बाद इनको फिर से रिपीटेशन करते करते अपन 5 से 6 दिन में गड्ढे को 3/4 तक भर लेते हैं, मतलब ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा खाली रखते हैं। उसके बाद में जब 15 दिन का समय निकलता रहता है, अपन साथ साथ में इसमें नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव बार बार सुबह से हम करते रहते हैं। दोस्तों, पानी का छिड़काव करने से नमी की उपस्थिति में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज, जीवाणु, इनकी गतिशील तीव्रता होती रहती है, क्योंकि नमी इनको ज़्यादा पसंद रहती है। और साथ साथ में खाद का डिकम्पोजिशन भी फास्ट तरीके से होता रहता है। जब गड्ढे की भराई 3/4 कर लेते हैं अपन, 6 दिन में अपन ने पूर्ण की है, उसके बाद जब 15 दिन का समय आपके पास हो जाए तो गड्ढे में खाद की पलटाई कर देते हैं और बाकी बचे हुए गड्ढे को भी पूर्ण रूप से फुल भर देते हैं। और इसके बाद में गड्ढे की वापस पलटाई, खाद की पलटाई 15 दिन के ऊपर करते रहते हैं। इस प्रकार का प्रोसेस आप अगर अपनाते रहते हैं तो आपकी खाद 4 माह में बनकर बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन इंदौर विधि के अंदर मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करें अपन गड्ढे का आकार 10 फीट, 6 से 7 फीट और गहराई 2 से 3 फीट रखते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसा गड्ढा बना के। आगे देखिए, सामग्री क्या क्या चाहिए थी। फसलों के अवशेष चाहिए थे, लकड़ी की राख चाहिए थी, धान की चूरी, पशु का गोबर और बिछावन। बिछावन के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। लकड़ी की राख, लकड़ी की राख दोस्तों खाद को अम्लीयता से अधिक जोड़ती है, क्योंकि लकड़ी की राख अम्लीय प्रकृति की होती है, ये खाद में अम्लता बनाती है। आगे अपन बात करते हैं बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि का आविष्कार CN आचार्य नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस विधि का आविष्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में किया था। यह विधि शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। केवल जो शहरी कंपोस्ट बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? बेंगलोर विधि के माध्यम से बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? शहर में ही बनाए जाते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है ये विधि। इस विधि में इंदौर विधि की अपेक्षा कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है तथा साथ साथ में इस विधि में गोबर का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। इस विधि में शहर से इकट्ठा जो कूड़ा करकट होता है उसको डालकर तथा मानव मिष्टा द्वारा, मलमूत्र द्वारा ये कंपोस्ट तैयार की जाती है। दोस्तों, खड्डे के अंदर आप क्या करेंगे? सबसे पहले कूड़ा करकट या बिछावन की परत डालेंगे। उसके बाद में मल मूत्र, कूड़ा करकट और शहर का जो कूड़ा रहता है उसको डालते रहेंगे आप। और गड्ढे की भराई आप मात्र 5 से 6 दिन में पूर्ण कर लेंगे। 5 से 6 दिन में जब गड्ढे की भराई आप पूर्ण कर लें, उसके बाद में क्या करते हैं अपन? इस गड्ढे को ऊपर से बिल्कुल पैक कर देते हैं, मिट्टी मिश्रण का लेप कर देते हैं। दोस्तों, इस गड्ढे की पलटाई नहीं की जाती। इस कंपोस्ट की विधि में खाद की किसी प्रकार की कोई पलटाई नहीं की जाती। ये कम श्रम वाली विधि है, लेकिन इस विधि में इंदौर विधि की अपेक्षा अधिक खाद अपने को प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेडेप कंपोस्ट विधि। यह नेडेप कंपोस्ट विधि महाराष्ट्र के एक नेडेप काका नाम के किसान थे, उस किसान ने विकसित की थी। इस विधि में ईंटों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस प्रकार की जो संरचना चित्र में दिखा रखी है, इस प्रकार के अपन टैंक बनाते हैं जिसे नेडेप टैंक के नाम से जाना जाता है। इस टैंक के अंदर की जो दीवारें होती हैं उनकी मोटाई 9 इंच के आसपास रखी जाती है तथा उसमें 6 से 9 इंच के क्या रखे जाते हैं? छेद रखे जाते हैं। ये छेद कंपोस्ट के अंदर वायु संचार का कार्य करते हैं। इस टैंक की भराई करने के लिए 48 घंटे का समय होता है। 48 घंटे में टैंक की भराई पूर्ण कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से बताऊं आपको दोस्तों, गड्ढे की लंबाई चौड़ाई अपन आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई 9 फीट तक भी रख सकते हैं। ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है, इसमें जो फिलिंग करता है 48 घंटे में पूर्ण करने के बाद कैसे करते हैं? इसमें छनी हुई मिट्टी काम में लेते हैं, गोबर काम में लेते हैं, साथ में जो फसलों के अवशेष होते हैं उनको काम में लिया जाता है। सबसे पहले जो नीचे की परत आप बिछा रहे हो गड्ढे के अंदर, इसके अंदर कूड़ा करकट, फसल अवशेष और बिछावन की बिछाते हैं। उसके बाद दूसरी परत गोबर की बिछाते हैं,
तीसरी परत फिर से रेत डालते हैं इसके ऊपर, जो छनी हुई रेत इसमें काम में लेते हैं, जो एक जल को नमी मतलब जल निकास के लिए भी अच्छा रहता है। इसके अंदर भाई जल सही तरीके से चलता रहे और वायु संचार भी क्या रहे, अच्छे से रहे। तो इस प्रकार अपन परतों को दोहराते दोहराते गड्ढे की पूरी फिलिंग कर लेते हैं। और गड्ढे को जब भरते हैं तो लास्ट फिलिंग लगभग 1.5 फुट ऊपर तक भरते हैं। जब कंपोस्ट दबती है, मतलब थोड़े दिनों में डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है, तो गड्ढा धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट करता है, जो इसमें अपन ने मटेरियल भरा है वो। उसके बाद में जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो इस डिकम्पोजिशन में टोटल 4 माह का समय लग जाता है। 4 माह में पूर्ण रूप से खाद बनकर तैयार होती है। अपन बार बार सुबह शाम इसके अंदर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। नेक्स्ट अब तो बताओ कंपोस्ट प्रयोग करने की विधि। कंपोस्ट का प्रयोग अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कंपोस्ट का प्रयोग। आपको पता है जब कंपोस्ट 4 महीने में बन के तैयार हो गई तो इसको डालना है खेत में। तो खेत में डालने से पूरा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर आप फसल बुआई करने जा रहे हो तो फसल बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले, मतलब 1 माह हो गया इसका, 1 माह पहले कंपोस्ट का प्रयोग आप खेत में करें। जब कंपोस्ट आप खेत में प्रयोग करें तो उसके तुरंत बाद ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी पलटने वाले हल से उसको मिट्टी में दबा दें। उसके 1 महीने बाद में आपको फसलों की बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपोस्ट डालने के बाद मिट्टी को नम बनाएं, कुछ हल्की सिंचाई दें। इसके बाद में अगर आप कंपोस्ट के लिए खाद्यान्न फसल उगा रहे हो तो खाद्यान्न फसलों में कंपोस्ट का प्रयोग आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर करना चाहिए तथा टन प्रति हेक्टेयर। तथा अगर आप सब्जियां उगाने जा रहे हो तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर आप प्रयोग करें सब्जियों के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सीधा सीधा नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। वर्म्स यानी केंचुए, केंचुए के द्वारा तैयार किया गया खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जो गोबर मिट्टी मिश्रण को खाकर और अपने अपशिष्ट के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। इस प्रकार से आप प्रक्रिया कर सकते हैं। छायादार स्थान पे वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए जो स्थान आपने चुना है वो सामान्य धरातल से ऊंचा होना चाहिए ताकि बारिश के दिनों में इसमें पानी आके इकट्ठा ना हो। जिस छायादार स्थान पे आप भंडारित कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने जा रहे हैं, उस छायादार स्थान के पास जल स्रोत की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि केंचुए को बार बार नमी की आवश्यकता होती है। केंचुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छे से कार्य करता है। आगे अपन बात करें वर्मी कंपोस्ट का संगठन क्या होता है। जो केंचुए के द्वारा तैयार खाद होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो 1.2 से 2.5% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। साथ में फास्फोरस की अगर क्वांटिटी देखी जाए तो 1.6 से 1.8% फास्फोरस पाई जाती है और पोटास की मात्रा 1 से 1.5% या 1 से 1.5% पाई जाती है। ये वर्मी कंपोस्ट का संगठन है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट एक जैसा कि चूर्ण जैसा खाद तैयार हो जाता है। ये पूर्ण विघटित खाद होता है। इसमें केंचुए के अवशेष तथा इस प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। नेक्स्ट केंचुओं के प्रकार की बात करें, ऐसे केंचुए जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वैसे तो भारत में केंचुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन ये जो 3 प्रजातियां हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं। जैसे पहले बात करें अपन एपीजिक केंचुआ, दूसरा एंडोजिक और तीसरा डायोजिक। एपीजिक केंचुआ जो होता है ये अपने राजस्थान कंडीशन के लिए बहुत सूटेबल केंचुआ है और एपीजिक केंचुआ राजस्थान में इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है आइसिनिया फोइटिडा। यह आइसिनिया फोइटिडा राजस्थान कंडीशन के लिए बहुत उपयोगी केंचुए की प्रजाति है। एपीजिक केंचुआ मृदा में 1 मीटर गहराई तक जाता है। यह केंचुआ 90% गोबर तथा कार्बनिक पदार्थ खाता है और 10% मिट्टी का सेवन करता है तथा राजस्थान कंडीशन के लिए बहुत सूटेबल है इसकी प्रजाति।
आगे बात करते हैं इंडोजिक केंचुआ। ये केंचुआ भूमि में 3 मीटर गहराई तक जाता है और भूमि में सुरंग बनाने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है, जल निकास बहुत तेजी से होता है, मृदा में वायु संचार बढ़ता है और जो अतिरिक्त जल है वो ऊपर से नीचे निक्षालित होकर चला जाता है। ये सुरंग बनाने का कार्य कर रहा है कौन, इंडोजिक। बात करें डायोजिक की, यह केंचुआ इन दोनों के एपीजिक और इंडोजिक दोनों के बीच की प्रजाति है। यह केंचुआ भूमि में नीचे गहराई तक भी जाता है तथा साथ में ऑक्सिन हार्मोन का स्राव भी करता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के लिए बहुत उपयुक्त हार्मोन है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है तथा वृद्धि और विकास दोनों के लिए सहायक है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं वर्मी कंपोस्ट के। तो वर्मी कंपोस्ट के लाभ, आप अगर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग खेतों में करेंगे तो मृदा की वायु संचार सुधरेगा, मृदा में जल संचार बढ़ेगा, साथ साथ में मृदा की उर्वरा शक्ति तथा उत्पादक शक्ति में वृद्धि होगी। और जो मृदाएं लवणीयता क्षारीयता से प्रभावित हैं उन मृदाओं के अंदर उदासीनता आएगी तथा मृदा खेती के योग्य तैयार होगी दोस्तों। साथ साथ में फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियां सब इसके अंदर क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। आगे बात करते हैं अपन इसकी प्रयोग विधि कि वर्मी कंपोस्ट का कितनी मात्रा में प्रयोग करें। देखिए दोस्तों, अगर खाद्यान्न फसलों में आप वर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर आप प्रयोग करें। साथ में अगर आप फलदार पौधों में प्रयोग कर रहे हैं तो 6 से 8 kg प्रति पौधा आप प्रयोग करें। अगर आप सब्जियों में प्रयोग कर रहे हैं तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर आप प्रयोग करें सब्जियों के अंदर वर्मी कंपोस्ट का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हरी खाद। हरी खाद क्या होती है? देखिए दोस्तों, पुष्पन पौधों को, दलहनी पौधों को, अदलहनी पौधों को हरी अवस्था में काटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उसे हरी खाद के नाम से जाना जाता है। अब हरी खाद के लिए कौन कौन सी फसलें काम में लें? देखिए, हरी खाद के लिए मुख्य रूप से दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दलहनी फसलें क्या करती हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण का कार्य करता है और फसलों को उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। जो हरी खादें होती हैं ये मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ तो बढ़ाती हैं, साथ में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ाती हैं। देखिए दोस्तों, हरी खाद का खेत में उगाकर मृदा में दबाना, हरी खाद को परिणहित करना, ये दोनों तरीके कैसे हैं? एक तो खेत में, जो खेत आपके पास है इसमें हरी खाद आप खुद ही उगा सकते हैं, जिसमें दलहनी फसलें उगा लें। जब फसलें पुष्पन अवस्था पे आ जाएं, फसलों की उम्र लगभग 45 से 60 दिन के बीच में रहें, तो आप ट्रैक्टर की सहायता से, मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से मिट्टी में खड़ी फसल को दबा देते हैं। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका हरी खाद को पर्णहरित विधि। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा या अन्य खेत से काटकर आप अगर कार्बनिक पदार्थ अपने खेत में बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे खेत में लाकर डाल दो और उसको काट के हैरों की सहायता से और मिट्टी में दबा देते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, दलहनी फसलें जो किनसे हरी खाद बन सकती हैं या बहुत अच्छी हरी खाद जिनसे बनती है वो कौन कौन सी है? सनई है, डेंचा है, गंवार है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है। ये जो है दलहनी फसलें हैं, इन फसलों की जड़ों के अंदर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों के अंदर निफ जीन पाया जाता है और साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधा जमा कर लेता है और दूसरी फसल को उपलब्ध करवाता है, साथ में अपना पौधा खुद का विकास भी करता है। अदलहनी फसलें मक्का, जो ज्वार आदि फसलें क्या होती हैं, इनमें प्रयोग की जाती हैं और ये केवल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में क्या है, सहायक हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, हरी खाद ये फसलों के लिए आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। देखिए, ये हरी खाद है आपके सामने, ये फसल थी, इसमें पुष्पन क्रिया आ चुकी है और पुष्पन के बाद में ट्रैक्टर की सहायता से इसको मिट्टी में दबा दिया जा रहा है काट के। इधर भी यही प्रोसेस हो रहा है। साथ में ये पौधे हैं जो फसल के रूप में उगाए जा रहे हैं और आप ट्रैक्टर की सहायता से इनको मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे हरी खाद के लिए आवश्यक गुण क्या होनी चाहिए।
जो पौधे आप हरी खाद के लिए जो फसल प्रयोग करने जा रहे हैं वो फसल पहले तो ये देखें कि ज़्यादातर कंडीशन में दलहनी फसल होनी चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल होगी तो वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगी। दूसरी बात, जिस फसल का आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसका तना पत्तियां मुलायम होनी चाहिए ताकि आसानी से डिकम्पोजिशन मृदा के अंदर हो जाए। साथ साथ में जिस फसल का आप प्रयोग हरी खाद के अंदर कर रहे हैं उसके अंदर तने, शाखाओं तथा पत्तियों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। फसल कम पानी चाहने वाली होनी चाहिए, कम खाद उर्वरक चाहने वाली होनी चाहिए। फसल ऐसी होनी चाहिए जो हर एक क्षेत्र में आसानी से उग सकती है। दोस्तों, अगर इस प्रकार के गुण आपकी फसल में हैं तो आप उसको हरी खाद के रूप में आराम से उगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हरी खाद को प्रयोग करने की तकनीकी क्या होनी चाहिए। तकनीकी, इसमें कोई स्पेशल तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। हरी खाद जो ले रहे हो आप, पहली बात तो वो फसल चक्र का हिस्सा हो, तकनीकी बात ये है। दूसरी बात, उस फसल को आप पुष्पन अवस्था पर या 45 से 60 दिन में काटकर मिट्टी में दबा देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि हरी खाद के लिए फसलें, देखो आपने चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हरी खाद के लिए कौन कौन सी फसलें हैं। तो हरी खाद के लिए आप गंवार काम में ले सकते हैं, ढेंचा काम में ले सकते हैं, चावला काम में ले सकते हैं, कैमली वीड होता है वो काम में ले सकते हैं, तथा सनई, जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये हरी खाद के लिए उपयुक्त पौधे हैं। अब हरी खाद के लिए किस पौधे की या किस फसल की कितनी बीज दर अपन काम में लें वो आगे देखिए दोस्तों। हरी खाद के लिए विभिन्न फसलों की बीज दर, अगर आप हरी खाद के लिए सनई को बोए जा रहे हैं या बोने जा रहे हैं तो इसके लिए 45 से 60 केजी या 50 से 60 केजी बीज दर काम में लेंगे। ढेंचा अगर आप बोने जा रहे हो तो ढेंचे के लिए 60 से 80 केजी काम में लेंगे आप बीज दर। और अगर आप गंवार बोने जा रहे हो तो गंवार के लिए 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर काम में लेते हैं। और मूंग उड़द के लिए 15 से 20 केजी काम में लेते हैं। साथ साथ में लोबिया आप काम में ले रहे हैं तो 45 से 50 केजी आप में काम में लेंगे। देखिए दोस्तों, अपन ने जो पढ़ा वो जीवांश खादों के बारे में पढ़ा। जीवांश खाद में जो गोबर की खाद के बारे में पढ़ा पहले, उसके बाद में अपन ने हरी खाद के बारे में पढ़ा और साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा। ये जीवांश खाद खेती की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट खाद है। इसी प्रकार से जैविक खेती में अपन अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे जैव उर्वरक, और जैव उर्वरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।